जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने कंडक्ट करे पिनाका एक्सटेंडेड रेंज वाले रॉकेट सिस्टम के परीक्षण। भारत चीन का सीमा विवाद प्रभावित कर रहा है भारत चीन के स्पेस परियोजना को। आईएससी विक्रांत से जुड़ी कुछ खास बातें आई सामने। बोइंग का कहना है कि अगर उनके फाइटर को चुना जाता है तो वे F/A-18 के 100 से भी अधिक पार्ट्स को भारत में करेंगे मैन्युफैक्चर। और मॉडर्न डे वॉरफेयर में ड्रोन्स के इस्तेमाल को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने दिखाई चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी की टेक्निकल एक्सपर्टीज में अपनी दिलचस्पी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ द्वारा राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंजेस में स्वदेशी पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम के ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया था और इन टेस्ट के दौरान इस पिनाका सिस्टम से मल्टीपल टेस्ट फायरिंग्स की गई थी जो कि पूरी तरीके से सफल रही हैं। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे पिनाका रॉकेट के जिस वेरिएंट की बात की जा रही है वो पिनाका MK1 वाले वेरिएंट का इनहैंस्ड वर्जन है जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर और जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और भारत के ही प्राइवेट सेक्टर फर्म द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि कोलंबिया इजरायली ओरिजिन के कफीर फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए अब कुछ नए मॉडर्न फाइटर्स की तलाश में है और जिसके लिए उन्हें यूएस की तरफ से F-16V, स्पेन की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून, स्वीडन की तरफ से ग्रिपन E और भारत की तरफ से LCA तेजस का प्रस्ताव मिला है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि इस सप्ताह 22 अगस्त को वेस्टर्न नेवल कमांड के FOC/INC वाइस एडमिरल अजेंद्र बी सिंह ने बेंगलुरु में स्थित ADA फैसिलिटी को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान उन्हें ADA ऑफिसर्स द्वारा कुछ ऑनगोइंग नेवल एविएशन प्रोजेक्ट्स जैसे कि LCA नेवी, TADBF, ALH नेवी तो इनके बारे में जानकारी दी गई है। और इस दौरान वाइस एडमिरल अजेंद्र बी सिंह ने ALH Mark 3 के फ्लाइट टेस्ट सेंटर को भी विजिट किया था और जहां उन्हें ALH Mark 4 प्रोजेक्ट्स के अपग्रेड्स लाइक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तो इन सभी परियोजनाओं के विकास के बारे में भी जानकारी दी गई है। द हिंदू की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से जो भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ था तो अब उस तनाव ने भारत के एस्ट्रोफिजिसिस्ट को चिंता में डाला हुआ है जो कि उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है जिसके तहत चाइनीज स्पेस स्टेशन में इंडियन मेड स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्टॉल होना है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA के जो साइंटिस्ट हैं ये उन 9 ग्रुप्स में से एक हैं जिन्हें 2019 में UN की अगुवाई में शुरू किए गए इनिशिएटिव के लिए चुना गया था। एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें दुनिया भर से रिसर्च टीम को इन्वाइट किया गया था ताकि वे एक ऐसे अवसर के लिए कॉम्पीट करें जिसमें पेलोड्स को डिजाइन करना है जो कि चाइनीज मैन्ड स्पेस एजेंसी के जो कि टियांगयोंग अबोर्ड रॉकेट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी योजना के अनुसार इसे इस साल के अंत तक तैयार किया जाना है ताकि अगले साल की गर्मियों तक इसे लॉन्च किया जा सके। हालांकि योजना अपने शेड्यूल के अनुसार चल रही है और जो IIA के साइंटिस्ट हैं वो इसरो के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी कंसल्ट कर रहे हैं कि उन्हें इस परियोजना के साथ आगे जाने की मंजूरी है या नहीं। बाकी ऑफिशियल का ये कहना है कि चाइना के साथ पेलोड का टेक्निकल डिस्कशन जारी है और चीनी पक्ष को ये बताया गया है कि अभी हमें इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिलने का इंतजार है और इसलिए हमने अपनी रेलिवेंट एजेंसीज को लेटर लिखा है और उनके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। बाकी इस परियोजना का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस जो कि एक ऐसा पहला स्पेस कोलैबोरेशन है जिसमें भारत और चाइना इन्वॉल्व है। बाकी स्पेस से याद आया, इस बात को तो आप अच्छे तरीके से समझते ही होंगे कि आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में जो सैटेलाइट्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और अब अक्सर इसरो, नासा और दुनिया भर की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं तो उनके द्वारा लॉन्च किए जाने वाली सैटेलाइट्स के बारे में तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सैटेलाइट्स स्पेस में कैसे पहुंचती हैं, वहां पहुंच के क्या काम करती हैं और कैसे इन्हें ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है? तो अगर आप सैटेलाइट से जुड़े इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज हम आपको रिकमेंड करेंगे एक बेहद ही खास ऑडियो बुक जिसका नाम है इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इस ऑडियो बुक को आप भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और कुकू FM पर मौजूद इस ऑडियो बुक के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि सैटेलाइट्स होती क्या है, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से इन्हें ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, हमारे PSLV, GSLV इन सभी लॉन्च व्हीकल्स के इतिहास क्या है और बेसिकली हमारी स्पेस एजेंसी इसरो जो कि हमारा गर्व है, तो इससे जुड़ी आपको काफी रोचक जानकारी इस ऑडियो बुक के माध्यम से मिलती है। और कोको FM में आपको केवल यही नहीं बल्कि 10,000 से अधिक अलग अलग कैटेगरीज के ऑडियो शोज सुनने को मिलते हैं जो न केवल आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं बल्कि आपको ट्रांसफॉर्म करने में भी मदद करते हैं। तो अगर आप इस यूनिक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे तो एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का होता है, लेकिन अगर आप हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 199 रुपए में। बस ध्यान रहे जो ये खास ऑफर है ये केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है।
तो जैसा कि पहले के डिफेंस अपडेट में हम आपको बता चुके हैं कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत अगले महीने इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन होने के लिए तैयार है। तो इसकी कमीशनिंग से पहले इस स्वदेशी वॉरशिप से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि IAC विक्रांत में जो टोटल केबल इस्तेमाल हुई है उसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स, यानी कि लगभग जितनी दूरी कोची और दिल्ली के बीच में है। इसके अलावा आईफिल टावर को बनाने में जितना स्टील इस्तेमाल हुआ है तो उससे 4 गुना ज्यादा स्टील इस IAC विक्रांत में इस्तेमाल हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि IAC विक्रांत में जितना स्टील है तो उसकी मदद से आप 4 आईफिल टावर्स खड़े कर सकते हो। इस शिप में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उससे आप एक स्मॉल टाउन को पावर दे सकते हैं। IAC विक्रांत में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट्स हैं। यह वॉरशिप इक्विप्ड है 16 बेड हॉस्पिटल के साथ, 2 ऑपरेशन थिएटर्स के साथ, ताकि अगर बीच समुद्र में कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसे कैटर किया जा सके। ANI के साथ बात करते हुए IAC विक्रांत पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर पोस्टेड लेफ्टिनेंट कमांडर हर्ष MR की तरफ से बताया गया है कि विक्रांत में मुख्य रूप से मेडिकल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे 40 से अधिक कंपार्टमेंट्स हैं जो कि एंटायर शिप में फैले हुए हैं। और यहाँ की 16 बेड हॉस्पिटल में लगभग सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि लेबोरेटरी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट और ऐसी बाकी फैसिलिटीज। अभी के समय इसमें 5 ऑफिसर्स और 16 पैरामेडिक्स पोस्टेड हैं। और IAC विक्रांत भारत में बनी पहली शिप है जिसमें सिटी स्कैन मशीन लगाई गई है और इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आज बुधवार को इंडियन आर्मी ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म जैसे आउटफिट की अनऑथराइज सेल के खिलाफ पब्लिक को आगाह किया है। और इसी के तहत उधमपुर सिटी में भी पुलिस के साथ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स को कंडक्ट कर रहे हैं और जितने भी सेलर्स हैं उनको इस बारे में सूचित किया जा रहा है कि वे आर्मी की कॉम्बैट यूनिफॉर्म जैसे आउटफिट की अनऑथराइज सेल में शामिल ना हो। और इनिशिएटिव खास करके इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि ओपन मार्केट में इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स जो इजिली पहले मिल जाती थी तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके पर्सनल की सिक्योरिटी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट भी बनती है। और इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ठोस योजना बनाई है और जिसके तहत उन सभी डीलर्स के खिलाफ टफ एक्शन लिए जाएंगे जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म को अनऑथराइज तरीके से बेचेंगे। इसके अलावा अभी जो 22 अगस्त की रात को LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश में 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए ढेर हुए थे तो उन दोनों घुसपैठियों की बॉडीज को आज आर्मी ने रिकवर कर लिया है। और इसके रिगार्डिंग एक अपडेट भी सामने आया है जिसमें आर्मी के सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकी माइन फील्ड पर पैर रखने की वजह से ऑन द स्पॉट वहीं पर ही ढेर हो गए थे। और जबकि एक तीसरा घुसपैठिया भी था जो कि संभावित रूप से घायल हुआ है, या तो वहीं कहीं छिपा हुआ है या फिर बच के भाग निकला है। बाकी जो 2 ढेर किए गए थे उनकी बॉडीज आज रिकवर कर ली गई है। बोइंग की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एक बार फिर से उनके FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स को स्ट्रांगली पिच किया गया है, जिसमें बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें उनका कहना था कि उनका जो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर है उसे खास तौर पर कैरियर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है और ये एक ऐसा फाइटर है जिस पर US नेवी अपने ऑपरेशंस के लिए निर्भर रहती है। उनका कहना था कि इंडियन नेवी के लिए जो ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स ऑफर किया जा रहा है वो एक बेहद ही एडवांस और क्रिटिकल कैपेबिलिटी के साथ आता है और डिजाइन के मामले में एक ओपन आर्किटेक्चर और लगातार इवॉल्व होने वाले कैपेबिलिटी सूट के साथ ये फाइटर मौजूदा खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। कंपनी ये भी दावा करती है कि अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर इन फाइटर्स की डिलीवरी को स्टार्ट कर देंगे। और इतना ही नहीं बल्कि कंपनी सुपर हॉर्नेट के 100 से भी अधिक पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है अगर उन्हें इंडियन नेवी द्वारा चुना जाता है तो। और बाकी ये तो आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में रफाल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर दोनों ने ही भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अपने आप को साबित करने के लिए INS हंसा में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और अब इंडियन नेवी इस डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट में तेजी लाने की प्रक्रिया में है। और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो उम्मीद है कि इंडियन नेवी इस साल के अंत तक रक्षा मंत्रालय के सामने 26 नए फाइटर्स की खरीद प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज साउथ अफ्रीकन आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड को विजिट किया था और जहां उन्हें इस ब्रिगेड की हिस्ट्री और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के बारे में जानकारी दी गई है और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन को भी विटनेस किया है। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है, अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए ड्रोन्स को मॉडिफाई करने के लिए इंडियन आर्मी ने चेन्नई बेस्ड ड्रोन मेकर्स गरुड़ एरोस्पेस की टेक्निकल टीम की मदद ली है। और कंपनी ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि गरुड़ एरोस्पेस ने इंडियन आर्मी का समर्थन करने के लिए यूनिक एप्लीकेशंस के लिए ड्रोन्स को डिप्लॉय करके एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन क्रिएट किया है और अब उनकी कंपनी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए भी मल्टीपल पर्पस ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्मी ने गरुड़ एरोस्पेस के एक्सपर्टीज और टेक्निकल नॉलेज को यूटिलाइज करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है ताकि वे इस मॉडर्न डे वॉरफेयर में ड्रोन्स का और भी इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बाकी अब समय है आज के इतिहास का।
आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर के दोडा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संजय बदोनी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2014 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक नीरज कुमार सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1996 में जम्मू कश्मीर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार निहाल सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में मेजर मनोज देशपांडे और हवलदार चुन्नीलाल ने पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानियों के एक बड़े हमले को नाकाम किया था और उस दिन 12 पाकिस मारे गए थे और इस वीरता भरे कारनामे के लिए दोनों वीरों को वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन फिर इस वाले ऑपरेशन के करीब 7 साल बाद एक दूसरे ऑपरेशन में नायब सूबेदार चुन्नीलाल वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, आर्मी की एक ब्रिगेड में आमतौर पर कितनी बटालियंस होती हैं? और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। बस ध्यान रहे जो ये ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।